अस्सलामुअलैकुम। 57 पार्ट बी हमारा स्टार्ट हो गया जी, और हम IS 12 सिर्फ करेंगे। IFRS 9 की एप्लीकेशन तो पढ़ा सकता हूँ IS 12 में, इतनी बेईमानी कर सकता हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि बहरहाल आधी क्लास आपको पता है फिर एब्सेंट नहीं। और वैसे भी इस क्लास में रनिंग टॉपिक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन रनिंग टॉपिक में जो पढ़ लिया उसकी एप्लीकेशन तो इधर ही करनी थी, ठीक है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं ज़रा कहानी, कहाँ से हमने शुरू की थी। जी नहीं, मैं पास पेपर्स को देखना चाह रहा हूँ। तो हमने सेकंड कर लिया था, थर्ड आप कर सकते हैं, मैंने दिया नहीं था, देख लेते हैं फिर। 4 ओके है, 5 ओके है, 6 भी आपको होमवर्क में दिया था। कोई मसला तो नहीं इसमें? एक एडजस्ट, क्या मसला है? पॉइंट 2 और 3 के अंदर FAR 1 की रिवीजन का मसला है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। डन हो गया, मुझे पता लग गया। ये मैं फिर पार्ट C आज भेजूंगा आपको। लेक्चर 57 मसला है ना, तो सेट कर देंगे मसले को, अल्लाह करे अब मुझे मिल जाए। लेक्चर 57 पार्ट C देखते हैं। इसमें जस्ट यही 2 एडजस्टमेंट्स होंगी बेसिकली। तो IS 16 जो है ना, IS 16 इंट्रो FAR 1 के लेवल तक चला गया था इसमें, तो बस वही रिवीजन करनी है आपने, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा, इस सवाल को फिर छोड़िएगा नहीं, ठीक है। बाकी 4 पॉइंट हमने अलग से किया हुआ था, 5 भी अलग से किया हुआ है, 6 भी अलग से किया हुआ है, यानी सवालों में 7 मैंने करवा दिया था। तो अल्टीमेटली मसला वहीं पर ही है। ओपनिंग वाले भी कोई ओपनिंग बैलेंसेज हैं इसके अंदर। ये वाली भी फिगर हमने कहीं और देखकर फिट की हुई थी, सिर्फ बीच वाली चीज़ नहीं थी जिसमें मसला है ना, तो वो चीज़ इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ओके। क्योंकि आज सैटरडे है इसलिए थोड़ी सी गुंजाइश है। 7 को फ़िलहाल छोड़ें, 7, 8, 9, 9 से शुरू करते हैं जो सवाल शुरू होते हैं। बाकी उनमें जो करना होगा कर लेंगे। 9 ओके है, 10 ओके है, 11 ओके है, 12 ओके है जी। डिस्कस हो गया हमारा, हाँ। शायद आपको ये राशना देखने में मिला हो, उस वक्त जब आप थे हमने डिस्कस कर लिया है ना जी। हाँ, क्या करें? हाँ कर लिया था, तो आपने सॉल्व भी कर लिया होना था अब तक। किस किस ने सॉल्व कर लिया है? ये वो पास होने वालों के हाथ देख लो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, पास अल्लाह तुम्हें भी करे। 13वें से काम शुरू करते हैं। 13वां, 14वां, 15वां और 16वां मेरे नियत है कि ये सब कर लें। 17वां तो आपने कर लिया हुआ है ना। और इससे आगे एक सवाल है, ये देखते हैं, फिर इसको अब फिर किसी और दिन रखेंगे, ठीक है जी। एडजस्टमेंट्स करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता है, ठीक है। एडजस्टमेंट ओपन करेंगे, जो एडजस्टमेंट सामने आएगी उसमें करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और क्या करना है हमने, ठीक है। सही है, कोई रेकनसाइलिंग आइटम हुआ तो रेकनसिलिएशन भी ओपन कर लूँगा, हर एडजस्टमेंट अलग डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। यू विल एंजॉय दिस क्लास। कोई बोझ नहीं लेना आपने बस ऐसे सुकून से बैठना है, टेक लगा के बैठ जाएँ। बाकी इंशाल्लाह मैं देख लेता हूँ, ठीक है। गपशप लगाते हुए हमने ये डिस्कशंस करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम हैं। Following information has been gathered for preparing disclosures related to taxation of Lux Limited for the year 31 दिसंबर 2020। रिक्वायरमेंट थी इनकी, नोट ऑन टैक्सेशन बनाओ फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020 एंड अ रेकन्सिलिएशन, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, उसके बाद कंप्यूट डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट 31 दिसंबर 19 का भी, और हो और ये उसने रिक्वायरमेंट मांग ली थी। चलो कोई बात नहीं, शुरू करें अब काम। ओके, इसको तो पेंडिंग ही रखूँगा मैं माजरत के साथ। वैसे ज़बरदस्ती करूँ तो हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती की क्या ज़रूरत है। जिस दिन IS 37 पढ़ेंगे, ये इसलिए तो मैं पूरा सवाल ओपन नहीं कर रहा, हर एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा। ये सवाल आपका अपना है, आपने करना है। इसमें ये थोड़ी सी पेंडिंग कर दी एडजस्टमेंट मैंने, बाकी इस सवाल में आज हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आज तो ये भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये IFRS 9 पढ़ लिया है ना, तो इंशाल्लाह ये मैंने आपको समझा देना है, ठीक है। अच्छा क्या ख्याल है, पहले थोड़ी सी IFRS 9 की एप्लीकेशन ही ना अलग से पढ़ लें। हमने 2 मॉडल्स पढ़े IFRS 9 में, 2 मॉडल्स पढ़े, सुभान अल्लाह, कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या, इधर भी ये इधर भी ये, अच्छा चलो जो भी है, दोबारा खुल गया होगा, खैर है। IFRS 9 ओपन कर लेते हैं हम। ये मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं पढ़ाऊँगा नहीं, जो पढ़ाया वही बस दिखा रहा हूँ।
व्हाट इज द टॉक विद यू? हाँ जी, ये सिचुएशन है अगर, यानी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को FVTPL मॉडल पे रखती है, ठीक है, तो हमने PNL में ये किया हुआ है और बैलेंस शीट में ये किया हुआ है, ठीक है। अब टैक्स वाले, मैं ये देख लूं कौन से वाला है इसमें, ओ नो, चलो खैर आसान वाला भी देख लें। टैक्स वाले ये अनरियलाइज्ड गेन्स को नहीं मानते होते, ये फेयर वैल्यू गेन्स को नहीं मानते होते। अभी आगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में एडजस्टमेंट है IAS 40 विद IAS 12। तो हर चीज़ आप कर सकते हैं अब अगर आपको वो स्टैंडर्ड आता है तो। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आपको करा दिया ना, आपको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगर आता है IAS 12 की एप्लीकेशन मसला कोई नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वैसे है फिर, ठीक है ना, क्योंकि मेरा सवाल है ना। अब ये सवाल में लिखा हुआ है कि टैक्स वाले जो है वो गेन लॉस को उस वक्त जो है वो गेन को उस वक्त टैक्सेबल करेंगे या लॉस को उस वक्त डिडक्टेबल करेंगे जब एक्चुअल में ये शेयर सेल होने। हमने सेल तो नहीं किए होते ना, हम कहते हैं कि ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू पर ले आओ, ये फेयर वैल्यू गेन है। टैक्स वाले कहते हैं ये बेच दिया हमने, नहीं बेचते नहीं, बेचेबल हैं, बेच देंगे इंशाल्लाह, अभी बेचे नहीं है। तो टैक्स वाले कहते हैं फिर ठीक है, ये गेन भी जब बेच लोगे तो तब आप इनकम बना लेना, हम टैक्स भी उसी वक्त लेंगे। अब करंट टैक्स में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर मैं करंट टैक्स एक्सपेंस की वर्किंग करूं तो PBT से काम स्टार्ट होगा और इसमें अब टैक्स में हमने जो अकाउंटिंग में किया वो उल्टाना पड़ेगा। मैं सिर्फ फेयर वैल्यू गेन की बात करूंगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में सवाल खुद बता दिया करेगा, सवाल आएगा तो वैसे नॉर्मली वो अलाउ कर देते हैं एज अ डिडक्शन। इसलिए मैं सिर्फ जो डिस्कशन कर रहा हूँ इस वक्त किसकी कर रहा हूँ, क्योंकि आगे एडजस्टमेंट भी जो मैंने देखी है वो कौन सी है, FET OCI वाली। और FET OCI वाली में तो वैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ पड़ी होती है, इन्वेस्टमेंट में ही पड़ी होती है, इन्वेस्टमेंट में ही पड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए टैक्स वाले कहते हैं ना जी ना, रिवर्स करें। हमने कहा अच्छा यार 2007 की बात करें तो 2007 के अंदर जो PBT था उसके अंदर हमने कहा जी गेन आया है तो रिवर्स करवा देंगे, लेस फेयर वैल्यू गेन कितना 1200, ठीक है जी। और उसके बाद डेफर टैक्स की वर्किंग की बात करें तो डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग में कैरिंग अमाउंट होती है, टैक्स बेस होती है और डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये एज ऑन 31 दिसंबर 7 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक ही साल काफ़ी, वैसे दो क्या समझाने में, सवाल पे चलते हैं ना, ठीक है। असल मसला ही दूसरे में है, असल मसला ही दूसरे में है। OCI में एक और चीज़ गई थी, याद है आपको 2 4 5 6 दिन पहले जब यहाँ पे एक भाई सो रहे होते थे टेंशन में आके, क्या चीज़ गई थी OCI में कुछ दिन पहले IAS 12 में मिक्स होकर, रीवैल्यूएशन रिजर्व। मुसीबत पड़ी थी नहीं पड़ी थी, एंट्री के अंदर DTL आया था नहीं आया था, 100% सेम ट्रीटमेंट है वही। जी हाँ, जैसे DTL के लेजर में रीवैल्यूएशन में एसेट वाली हिट पड़ती थी लाल, आज एक और लाल आएगा, क्योंकि ये भी तो बिल्कुल वैसा ही है, पर कौन सा वाला, OCI वाला। ये नहीं, ये बहुत आसान है, इसीलिए ICAP ये टेस्ट नहीं करता। देखते हैं कहीं होगा तो ये भी देख लेंगे, फिलहाल तो मैंने ज़रा आसान से शुरू किया। तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, ये वर्किंग होती है। 2007 के लिए वर्किंग करेंगे तो वो अपने टैक्स वाले जो होते हैं वो उसे कहते हैं जी ये कॉस्ट पे ही पड़ी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को हम लेकर चले गए थे 4400 पे, टैक्स वाले कहते हैं जी नहीं जी ये तो है वो कितने पे थी, 32 पे। अब मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात नहीं की, तो थोड़ी सी बात समझ आई हल्की फुल्की। अगर ये वाले मेथड पे चल रहे हैं हम, लेकिन जो मेरा सवाल है आपके सामने, पहले साल में गेन है ना, मैं सिर्फ पहला साल ही करूँगा, ठीक है, वैसे दोनों ही समझा देता हूँ। अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू OCI में चल रहे हैं तो मुझे बताएं PBT तक आते आते आपने कितना गेन रिकॉर्ड किया है? ये कहाँ पे है? ये तो OCI में, ये तो आउटसाइड PNL है। इसका मतलब करंट टैक्स में तो आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग 31 दिसंबर 2007 में जो होगी
उसमें बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पीपीई में किया था, रीवैल्यूएशन आती थी तो क्या कहते थे आप? कहते थे जी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, कहानी ऐसे चलती थी ना। तो कैरिंग अमाउंट में आपकी वो कैरिंग अमाउंट होती थी जो आपकी वर्किंग के अंदर है। जैसे कि यहाँ पे आपकी वर्किंग में कैरिंग अमाउंट क्या है? 4400। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 4400 पे है। टैक्स वाले कहते हैं ये क्या फेयर वैल्यू गेन, जैसे टैक्स वाले पीपीई में नहीं मानते थे ना, वो कॉस्ट पे रखते थे, यहाँ पे भी कॉस्ट पे ही रखते हैं। कॉस्ट कितनी है जी? अब यहाँ पे कॉस्ट कितनी है सवाल खुद बताएगा, 3500 या वो उसने अलग करना है ये वो बता देगा। बहरहाल मैं फिलहाल कह रहा हूँ 3500 पे उन्होंने रखा हुआ है। अब एक डिफरेंस यहाँ पे आ गया, लेकिन एक मसला है। मुझे बताओ आपने इस गेन की एंट्री क्या की हुई है? जरा देख के बताना, जरा देख के बताना, जरा देख के बताना, जरा देख के बताना, जरा देख के बताना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट, ओसीआई क्रेडिट। ये कैंगरू वाला सवाल है नहीं, या उससे पिछला सवाल है, इसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ था एप्लीकेबल टैक्स रेट इज इतने %। मैं कहूं अगर इसके अंदर एक लाइन डल जाए एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%, तो यही वाली एंट्री जो आपने देखी है ये एंट्री क्या बन जाएगी? 2007 के अंदर 31 दिसंबर 2007 पे, हम अभी अपने सवाल में जाते हैं, ये ज़रा ज़बानी कलामी काम हो रहा है, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी ये जो है ये डेबिट होगी कितने से? 900 से। अब मुझे बताओ अगर 30% टैक्स रेट है तो ये जो गेन आया है 900 का, ये आज कमाया नहीं है, लेकिन जब कभी कमाएंगे तो क्या ये सारा गेन हमारा है? नहीं, इसमें से 30% किसका? तो 100% वही काम, डीटीएल क्रेडिट 900 इंटू 30% कितना आता है? 270। और फिर कौन सा? रीवैल्यू सरप्लस ना, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में जो जाता है वो जाएगा नेट होकर कितना? 630। अब मुझे इस सारी कहानी में वो कोई मसला नहीं है, मेरा ये है फेयर वैल्यू रिजर्व मेरी करंट टैक्स की वर्किंग में चाहे वो 900 कह रहे थे या चाहे 630 है, ये आना ही नहीं है। मुझे मसला क्या होगा इस सवाल में आकर, ये जो डीटीएल की हिट पड़ी है, जैसे वो डीटीएल का लेजर बनाते थे तो उसके अंदर एक लाल आता था ना रीवैल्यूएशन का, ये एक लाल और आ गया आज फेयर वैल्यू का। रीवैल्यूएशन रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व, ओसीआई सेम है, 100% सेम है। ओसीआई से रूट होते हैं, इक्विटी में जाते हैं, तो फर्क इधर भी कोई नहीं है, बस चीज का फर्क है। तो इसकी एंट्री क्या बन रही है? डीटीएल का अकाउंट क्रेडिट, और इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक है, यहां पे पहले क्या डेबिट हो रहा होता था? बस एसेट डेबिट हो जाता था, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, ठीक है जी, और इसके अगेंस्ट हमने प्लांट लिख दिया, बाकी सब वैसे ही होगा, बीडी आएगा, सीडी आएगा। अगर कोई रीवैल्यूएशन प्लांट की भी हुई है तो उसका भी हिट पड़ेगा, और कोई रेट चेंज है तो उसका भी हिट पड़ेगा, वो सारा कुछ वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। नई चीज़ क्या है वो समझ आ गई है। तो दोनों में फ़र्क क्या है वो अब आपको नज़र आ रहा है। ओके, सही है। चलें ज़रा सवाल की तरफ, अब आराम से सवाल करते हैं। तो मैंने वैसे ही ज़रा एक एक्स्ट्रा बात करा दी, छोड़ें इसको, दफ़ा करें। तस्वीर खींचनी सी, आई एम सॉरी, इसकी बजाय अभी लॉस भी तो आ सकता है ना, अगर लॉस आ गया तो फिर मैं एक जगह पे इकट्ठा करूंगा दोनों को। चलें खैर देख लें, अगर ये एंट्री, बस ये एंट्री आप कहीं पे नोट कर लें, यही एंट्री आपकी चलनी है। और अगर लॉस हो जाए तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट, ओसीआई डेबिट। लेकिन जैसे गेन आएगा तो 30% हुकूमत का, तो लॉस आएगा तो फिर 30% हमें वो कमी भी तो मिलेगी एज अ डिडक्शन, एक्चुअल लॉस आएगा, तो एंट्री बस उलट हो जानी। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ओसीआई डेबिट 70% से, और डीटीएल डेबिट, लायबिलिटी डेबिट कर देंगे, जो बिल्कुल सेम उलट कर देनी, एंट्री करेंगे इंशाल्लाह। फिर कभी अल्लाह करे गेन वाला हो तो फिलहाल ये पक्का हो जाए ज़रा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक सफ़ा दिखाया था जिसको मैंने कहा ओहो हो, वो वाला सफ़ा ज़रा देख के मैं एक दफ़ा फिर ओहो कर दूँ। वो आया थे ताना, कितने गया वो ऊपर होना है। तुम अब आ रहे हो, हमने सारी जो है वो कहानी ख़त्म भी कर ली। अब बहुत देर कर दी तुमने मेहरबान, आते आते मेरे ख्याल है थल्ले ही सी काम। हाँ भाई एक मिनट भाई, मैंने पूछा आपसे पठान साहब, ये है ओ हो, उसमें कुछ भी नहीं है, गेन भी है लॉस भी है, ठीक है।
अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाले में मसला कोई नहीं है, सुकून है, इसी में मसला है। ये जो 30-70 किया ना, इसलिए ये दोनों आपको आने चाहिए, गेन भी लॉस भी। लेकिन फिलहाल मैंने गेन समझाया, अल्लाह करे इधर भी गेन पक्का हो जाए और अगले सवाल से लॉस आ गया तो देख लांगे। चलें आगे। हाँ भाई, सवाल शुरू हो गया। अब ऑफिशियली सवाल नंबर 13 स्टार्ट होता है। भाई के आने का इंतजार कर रहे थे हम, पेशावर वाले का, क्योंकि FET OCI है हमारे सवाल में ना। ठीक है, बताओ यार इसको। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कितना जी? अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1270, वर्किंग में लिख लेंगे। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन एक्सीड्स टैक्स डेप्रीसिएशन बाय 100। पिछले साल यही मामला था। अच्छा, अब बना लो फटाफट अपने लेजर्स। ठीक है, बनाने आते हैं आपको, कोई मसला? ये PPE मैं बनाऊंगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? IFRS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टैक्स वालों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बना लेता हूँ। इधर ही कर लेते हैं, बाद में फिर इनकी एडजस्टमेंट बार पर फेंकते जाएंगे फिर इनको। ये 2-2 साल का मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा फासला रखें, खतरा 440 वोल्ट। अच्छा जी, PPE IFRS के जल्दी जल्दी करते जाएं। अब हम ये काम आज मैंने बैठ के ही आपको पढ़ाना है, आपको पता है। और टैक्स अच्छा, कौन कौन से साल्स हैं ये? 2020 और 2019। चलो चलो लो जी, अब बताओ जी क्या कहता है जी। पहले साल में 19 में, बल्कि पहले 20 कह रहा तो 20 ही लिख लेते हैं। लेकिन डेप्रीसिएशन इन अकाउंट्स में पता है ना आपको, क्रेडिट साइड पे आएगी। ओके, बस फिलिंग करते हैं जी। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन 100 रुपये ज़्यादा है टैक्स डेप्रीसिएशन से। हमारा साल 20 वाला है, ये चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट 19 है। ठीक है, तो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ज़्यादा है टैक्स की डेप्रीसिएशन से। कितनी? 100 रुपये। सॉरी 100 रुपये मैंने बोलना था। अब 100 रुपये ज़्यादा कौन सी है? तो 100 इसको ले लें, इसको ज़ीरो कर दें। मैंने आपको कहा हुआ है कि जहाँ तक मुमकिन हो अजम्पशन से परहेज़ करें। ठीक है, तमाम अजम्पशन बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तब ये ज़्यादा ख़राब हो तो फिर अजम्पशन बेशक ले लें, लेकिन मुझसे पूछ के। अच्छा, आगे जी। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन पिछले साल की कितनी थी? 150 ज़्यादा, उसी तरह से। ठीक है, तो ये 150 है और इधर 0। अल्लाह करे सारा ही 0 जान छूटे। नेक्स्ट, आगे वो कहता है अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ऑल्सो इंक्लूड्स इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ऑफ 40। पिछले साल भी थी 60। एज ऑन 1 जनवरी 19, पिछले साल के पहले दिन, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीडेड देयर टैक्स बेस बाय। चलो ये तो होगी काम की बात। ऊपर वाले का क्या करें? ये कहता है अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन में शामिल है इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन भी है, निकाल देना चाहिए बेटा जी। अकाउंटिंग वाली डेप्रीसिएशन में हमेशा से इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन शामिल ही होती है। परे से देना शुरू कर दो यार। मैं आपके सामने एक मिसाल बनाता हूँ, ज़रा जल्दी से करिएगा इसको देखकर। हम मिसाल के तौर पे कहते थे जी एसेट की बुक वैल्यू है 100 रुपये और इसकी रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो 120 है। तो 20 रुपये का क्या आ गया हमें? सरप्लस। इधर देखते रहें, जरा काम करना है वो तो करी जाओ। अच्छा जी अच्छा, आप इधर देखें। अच्छा जी, अब ये रीवैल्यूड अमाउंट आई। अब इसके बाद डेप्रीसिएशन होती थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहले 10-10 रुपये डेप्रीसिएशन हो रही थी, अब होने लग गई 12-12। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 100। और यहाँ पर हम कहते थे आम हालात की निस्बत डेप्रीसिएशन 2 रुपये ज़्यादा हुई, इसी को हम कहते थे इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। तो इसको यहाँ पे माइनस करके शो करते थे। तो बेटा ये 2-12 में शामिल ही होता था। आप हमेशा एंट्री करते थे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 12 से, और फिर इस 2 की एंट्री तो जाकर होती थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में।
सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, उलट लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, एंट्री बोल दी ना, मैं यूं लिख रहा था, ठीक है, कि ये 2 रुपए तो यहाँ पे जाके माइनस हो गए, इधर चले जाते थे। तो डेप्रीसिएशन को तो हमने कभी भी नहीं छेड़ा था, ये 2 रुपए डेप्रीसिएशन में होते थे और उधर ही रहते थे। वो कह रहा है काउंटिंग डेप्रीसिएशन में 2 रुपए का, वो ये कहना चाह रहा है काउंटिंग डेप्रीसिएशन में 2 रुपए की इंक्रीमेंटल डेप्शन पड़ी है, अंडरलाइन करो इसको, पड़ी है, इसके आगे यूं लिखो, तो हम क्या करें, बोलो तो कह रहा है अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ऑल्सो इंक्लूड इंक्रीमेंटल डेप्शन ऑफ 40 मिलियन। तो हम क्या करें, पढ़ी है तो पढ़ी है, इधर ही होती है, ये सारी बातों से कुछ भी लिख सकते हैं आप। नहीं समझ आई बात? और बेटा डेफर्ड टैक्स की बात तो बाद में होगी, ये हमारी डेप्रीसिएशन है ना, इसमें शामिल है, तो हमने उल्टा देनी है। हमने अकाउंटिंग डेप्शन क्या करनी है, उल्टा देनी है, टैक्स वालों की डेप्शन लेनी है। तो हमारी अकाउंटिंग डेप्शन जब उल्टेगी तो ये भी साथ ही उलट जाएगी। मसला क्या है, मसला ये है कि वो कह रहा है अकाउंटिंग डेप्शन में इंक्रीमेंटल डेप्शन पड़ी है, तो पड़ी रहे भाई, वहीं होती है, और कहाँ होती है, तो लिख लें जो लिखना है, इनमें जो कुछ भी लिख लें तो काफ़ी है। तो हम क्या करें, और कहाँ जाए, यहीं रहना है उसने, इसी में ही होती है, कुछ भी लिख लें, यानी इसको इग्नोर करें, यानी इसको क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। और पड़ी रहे, और 2 रुपए 12 में पड़ा होता है तभी तो निकालते हैं, पीएनएल में होता हुआ रिटेन अर्निंग को हिट कर जाता है तो हम कहते हैं रिटेन अर्निंग को बढ़ाओ और सरप्लस को कम करो। पीएनएल वाली डेप्शन को तो कभी नहीं छेड़ते थे हम। तो पड़ी है तो पड़ी रहने दो, वहीं ही होना है उसने, कहीं नहीं जाना है उसने। नहीं समझ आ रही तो पूछें। जी बेटा आप बताएं, नहीं समझ आई? अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें उसने क्या बता दिया, कैरिंग वैल्यू यकम जनवरी पर 500 है और टैक्स बेस से ज़्यादा है। सुबहान अल्लाह, ब्रॉड डाउन, मैं डेटा शीट नहीं लिख रहा हूँ, पता है आपको, वर्किंग में अब आप भी ऐसे ही चला करें, पता लग रहा है पहला साल है, बस गुजारा चलेगा, ठीक है। तो वर्किंग नंबर जो सा भी आपका चल रहा होगा ये वो वर्किंग नंबर है, ठीक है जी। कितनी ज़्यादा है, 500, तो इधर क्या है फिर, सिफर, माशाल्लाह सिफर, माशाल्लाह सिफर, माशाल्लाह सिफर, ऐसे ना ही बढ़ा दे तो आपको अंदाज़ा अगर हो जाए तो आप ये बनाया ही ना करें। खैर चलें छोड़ें, इधर ज़रा मामला है, कैरी डाउन कितना आएगा, 350, ब्रॉड डाउन 350, कैरी डाउन 250। अब मेरा नहीं ख्याल मुझे इससे आगे करना चाहिए, मैं करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स बनाऊं इस एडजस्टमेंट में, उल्टा दो अकाउंटिंग वाली डेप्शन, ऐड 150, रिकॉर्ड करो टैक्स वाली, कोई नहीं, उल्टा दो अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन 100 रुपये, ठीक है जी, टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन है ही नहीं तो कुछ भी लेस करने की इजाज़त नहीं है। डेफर्ड टैक्स में जाओगे तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, तो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है जी। भाई क्लियर है, बाजी क्लियर है, सबको क्लियर है, चलें आगे। तो डन डन डन, नहीं डन, अब डन होगा, इसको पेंडिंग रखा हुआ है, कर लेंगे, इसको पढ़ो ज़रा भाई, करा देता हूँ फिलहाल ना, बस छोड़ो अभी, ये जो है ना प्रोविज़न है, ठीक है, और ये मैं करवाऊंगा, असल में प्रोविज़न की का मसला नहीं है इसमें, ठीक है। आई 37 को भी छोड़ दो, बस पेंडिंग है ये, ठीक है। ये पेंडिंग इसलिए है कि ये देख लेता हूँ, हो सकता है एंड पे जाते थे दिल कर भी पड़े, ठीक है। हाँ अभी नहीं, छोड़ो, अच्छा वाला सवाल जा रहा है। अनअर्न्ड कमीशन ऑफ 80 मिलियन, लाइबिलिटीज ऑफ एलएल एट 31 दिसंबर 20 इंक्लूड, लाइबिलिटीज में पड़ा है, ओ लाइबिलिटीज में पड़ा है। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होता है हमारा, हम लेडजर बनाएंगे, और स्टेप 2 हम देखेंगे टैक्स वाले क्या कहते हैं, और स्टेप 3 फिर हम अगर तो हम तो एक्रूअल वाले हैं, हमारा तो कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारा तो बेसिक प्रिंसिपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो यही है, ठीक है। तो हम तो इसको एक्रूअल पे ही करते हैं। बहरहाल ये 2 वर्किंग्स हो चुकी हैं आपकी, दूसरी की तो शायद ज़रूरत नहीं थी, अगर आपका काम चले तो चला लेना, ठीक है। इतना टाइम गुजर जाता है, काम तो नहीं हो रहा इतना जी। क्या बनाएंगे जी, कमीशन, कमीशन है, इनकम अनअर्न्ड, ठीक है, तो कमीशन इनकम
अनअर्न्ड है मतलब लाइबिलिटी है, मतलब क्लोजिंग अनअर्न्ड इस तरफ आएगा, ऐसे ही है लाइबिलिटी साइड पे। कितना है लाइबिलिटीज में पड़ा है 80, ओ 80 क्लोजिंग है। चन माई ओपनिंग भी अनअर्न्ड है आज तो, कोई नहीं ऐसा भी काम किया हुआ था हमने। कितना, ये वैसे करवाने वाली एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं 17 नहीं 15, 70 नहीं 15। अच्छा अब कोई मसला नहीं, मैंने कहा था बैलेंसिंग निकाल लेना, अलग अलग ना करना। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, क्रेडिट साइड पर। कितनी, अब मुझे बताओ इस लेजर इनकम वाले लेजर में इस तरफ क्या आता है, कैश, ऐसा ही है। अब ये तो हो गया हमारा काम। अब टैक्स वाले क्या कहते हैं, ओ कमीशन इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, अलग से कहीं रेट नहीं बताया, तो इस एडजस्टमेंट में तो फिर कोई और बताया नहीं हुआ। अब भाई क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, यहाँ पे हम वो बना ना लें कहीं, चलो ज़रा अच्छा है इसको ज़रा साइड पे करो ना, हम अपना करंट टैक्स डेफर टैक्स की वर्किंग ओपन रख लेते हैं, कहीं को ज़रूरत पड़ी जाती है, जैसे ये एडजस्टमेंट है नहीं भी समझ आती बंदे को। तो करंट टैक्स पीबीडीसी से स्टार्ट होता है, तो ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, एडजस्टमेंट नंबर लिख लेता हूँ मैं, वर्किंग आप खुद लिखना। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है जी, 3। और ये कौन सी एडजस्टमेंट थी जी, 2 थी। चलो अब एडजस्टमेंट 3 के असरात क्या हैं जी, वो कहते हैं जब कैश रिसीव करो तब टैक्स दे दो। हम नहीं जानते इनकम कब बनाई, मतलब हम सॉरी ऐसे कहते थे, हम एक्रूअल बेसिस पे टैक्स वाले कैश पे, तो पीएनएल में जो किया उल्टा दो। पीएनएल में हमने क्या रिकॉर्ड किया है, कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, तो उल्टाएं क्या, कुछ भी नहीं। कैश कितना आया है, ऐड करो कैश कमीशन रिसीव्ड, कितना जी 65, ये ऐड हो जाएगा। ओके कितना पीबीडी था बता दो ज़रा, निशानी लग जाती है कि ये वो सवाल चल रहा है। 1270, ठीक है, तो ये ऐड हो गया। उसके बाद डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, ये हमने दोनों साल का बनाना है, 31 दिसंबर 2000, दसोगे मैनू 19 और 31 दिसंबर 2020, जिसमें अभी आपका ऑलरेडी क्या पहुंच चुका है, पीपीई पहुंच चुका है, जो कि मैं नहीं दिखा रहा। कर लेना ना ये सवाल, अब मकसद यही होता है कि ये सवाल डिस्कस हो जाएं, पूरा सवाल कराने से आपको आराम सुकून से नोटिंग के लिए मिल जाएगा सवाल, पर प्रैक्टिस क्या होगी, मेरी कोशिश यही होगी कि आप इसको नोट ना करें, समझते जाएं और फिर इसको खुद कर लें, पिक्चर्स बेशक रख लें, इससे फ़ायदा होगा ना आपको, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, तो कमीशन अनअर्न्ड है, अच्छा तो अनअर्न्ड कमीशन है, अनअर्न्ड कमीशन जी 15 0, क्योंकि कैश बेसिस पर चल रहे हैं, ऐसे ही है। अनअर्न्ड कमीशन 80 और 0, को मसला ये ऐसे ही टाइम ज़ाया कराया आपने मेरा। नेक्स्ट इसको पढ़ें, अब बताएं मुझे करने वाली एडजस्टमेंट है या नहीं। इंटरेस्ट एक्रूड, अच्छा एक्रूड का मतलब पेएबल भी हो सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात हो रही है तो ये मतलब पेएबल है, और अगर इनकम की बात हो रही है तो रिसीवेबल है। इंटरेस्ट इनकम, अच्छा इनकम की बात हो रही है तो ये रिसीवेबल है। ओके तो ये जनाब एडजस्टमेंट नंबर 4 चल पड़ेगी, यार टाइम ज़ाया करा रहे हो। इंटरेस्ट इनकम का लेजर बन रहा है, और अब क्या आ गई है, इनकम रिसीवेबल। क्लोजिंग रिसीवेबल कितना जल्दी बताओ, 33, यार होश में हो, 40 है और पिछले साल का 30 है, ठीक है। और इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर 55 मिलियन थी। अच्छा अब ये क्या है जी, क्लोजिंग रिसीवेबल कितना बताया, 40, ओपनिंग रिसीवेबल 30, और वो कह रहा है इनकम फॉर द ईयर,
अब इनकम के लेजर में इधर तो क्या आता है, कैश, तो फिर पीएनएल वाली इनकम किधर आएगी, डेबिट साइड पे। कितनी रिकॉर्ड कर चुके हैं, 55, तो बैलेंसिंग अब टैक्स वाले क्या कहते हैं, ओ इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल एट 20% ऑन रिसीट बेसिस। अच्छा, अब ये शुक्र करो साथ ये नहीं लिख दिया इफ रिसीव्ड इन 2020 एंड विद फ्रॉम 21 ऑनवर्ड्स इट इज़ टैक्सेबल ऑन 15। फिर वो आपका शदीद वाला सवाल आता जो पार्ट बी में लास्ट टाइम कराया था पिछले हफ्ते, याद है। अब आसान है लेकिन है दो धारी तलवार अगेन, करंट टैक्स में भी असर है इसका, डेफर्ड टैक्स में भी असर है इसका, तो रेकंसिलिएशन में दोनों को पकड़ना पड़ेगा। यानी कि देखते हैं, ये अच्छी एडजस्टमेंट मिल गई, शुक्र है। मैंने कहा आज जी दिहाड़ी फारिग होगी। उल्टा दो पीएनएल को, इनकम रिकॉर्ड की है और भाई वो बोलो तो ऐड करो किसको, ये क्या है, इंटरेस्ट इनकम, उल्टा दिया जी, ऐड बैक कर दिया, कितना लेस करना है जी, बिल्कुल लेस कर दो इनकम को जी 55। ये ऊपर कितना था, 65 था। अच्छा ये कितना आ गया 50, ये क्या कर दो लेस, ये तो निकल गया। और ऐड करो, लेट मी कर, डोंट स्टॉप मी, इंटरेस्ट रिसीव्ड जी 45, लेट मी ऐड इट, एक दफा करने दो, ठीक है। अब ये लिख कर फिर आपको ख्याल आया, ओहो इसको अगर यहाँ रहने दिया तो इस पर तो जनरल रेट लग जाएगा, जबकि इस पर तो स्पेशल रेट लगना है, स्पेशल रेट। तो स्पेशल रेट क्या है जी, यहाँ से निकाल कर यहाँ पे ले आओ, टैक्स ऑन 45 एट द रेट ऑफ कितना 20 जी, कितना आ गया, जितना भी आ गया वो आपने लिख लेना है। अब बाकी कहानी से आपका निकलेगा टैक्सेबल प्रॉफिट, और उस टैक्सेबल प्रॉफिट पे जनरल रेट लगाकर वो टैक्स, और फिर आपका टोटल, तो सही है। डेफर्ड टैक्स में इंटरेस्ट रिसीवेबल दोनों साल में आएगा, मजे का सवाल है। इंटरेस्ट लेकिन करना खुद है, नोट कोई नहीं कर रहा, मुझे पता है, पिक्चर ले लेना, मैं पिक्चर दूंगा आप लोगों को, नोट ना करें। यही सवाल घर जाके करें, वीकेंड आ गया है, एडजस्टमेंट्स हुई पड़ी, अच्छा जरा हाथ पाँव खुलेंगे थोड़े से, ठीक है जी। इंटरेस्ट रिसीवेबल ओपनिंग कितना था 30, क्लोजिंग 40, और टैक्स वाले रिसीट बेसिस पे हैं तो एक्रूअल। कितनी एडजस्टमेंट्स हैं एक्रूअल की रीसेंट सवालों में, ऐसे नहीं 2-3 दिन खपते रहते इस पर, ठीक है। अगर टैक्स वाले, हमने सबसे पहले लेजर बनाने हैं, एक्रूअल आए तो, अगर टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पे हैं तो जब भी डालेंगे, करंट टैक्स में कुछ है नहीं, डेफर्ड टैक्स में बराबर। और अगर वो कैश पे हुए, हम तो एक्रूअल पे ही होते हैं, तो पीएनएल को उल्टाना है, कैश रिकॉर्ड करना है। डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी। और अगर परमानेंट डिफरेंस आए तो करंट टैक्स में जो करना है वो आपको पता है, डेफर्ड टैक्स में ज़बरदस्ती दोनों को बराबर करना है, बस एक रूल इतना ही है। और मुफ्त के नंबर हैं आपके हर सवाल में, ये इस सवाल के अंदर आते हैं नंबर आपको पास कराने के लिए, क्योंकि अब आपने मेहनत कर ली है, और अगर ना की हो तो बस फिर खपते रहो सारी ज़िंदगी जी। ये मैं टिक कर दिया डबल, को मसला। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात, यहाँ पर डिफरेंस आया करता है और फिर टैक्स रेट आज इधर अलग लिखना है और फिर टैक्स लिखना है, ठीक है। डिफरेंस रेट और फिर टैक्स, और ये डिविडेंड है, ये टैक्सेबल किस रेट पर है, डिफरेंट है ना बेटा, और बोलो डिफरेंट रेट नहीं है, मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रिसीवेबल का रेट डिफरेंट है ना, कितना, तो ये 20% है, बाकी तो सब अपने हिसाब से लगेंगे। अब इससे असर क्या पड़ेगा, इससे मसला ये होगा कि जब आप रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो ये डिफरेंट रेट वाली इनकम आ गई। अब ये डिफरेंट रेट वाली इनकम दोनों जगह पे आएगी। पहली बात, साइन तो ये पकड़ो ना, साइन तो ये पकड़ो, यही है ना, साइन तो वही है जो चीज़ पड़ी है। वैसे भी ज़्यादा रेट लग जाता है ना जब हम यहाँ पर रेकंसिलिएशन के अंदर, आपको पता है कौन से वाला रेट लगाते हैं, जो हमारे करंट ईयर का है। वैसे बाय द वे कितना है, एप्लीकेबल टैक्स रेट है 30%, ऐसा ही है, कितने गया ये, तो यहाँ पे तो हमने लिखा होगा 30%। अब सारी इनकम्स पे 30 लग जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात ये समझने वाली है कि 30 का जो रिसीवेबल था वो सारा रिसीव हो गया, यही अजम्पशन होती है सिंपल, ठीक है। तो ये जो
बाकी का जो 45 आ रहा है ये किस में से है, अब ये भी मसला है। असल में पूरी कहानी नहीं ना होती। आप ये समझो जी 30 तो सारा रिसीव हो गया, बाकी कुछ 15 इस साल का रिसीव हो गया है और बाकी का इस साल में से रिसीवेबल है, तो बनता भी यही है। वैसे पूरी लग रही है इन्फॉर्मेशन, समझ नहीं आती। ओपनिंग रिसीवेबल कितना था 30, इस साल 45 रिसीव हुआ, तो खामोशी केस में नॉर्मल असम्पशन FIFO की होती है ना, फर्स्ट इन यानी जो पहले रिसीवेबल था वो पहले रिसीव हुआ होगा, फिर नई इनकम बनी होगी, तो फिर 30 में से 45 में से 30 कौन सा है ओपनिंग, अनलेस कि वो खुद कह देता वो वारंटी वाली प्रोविजन की तरह से कोई मसला है नहीं है, तो फिर सिंपल यही होता है कि ये 30 रिसीव हो चुका, 45 में ये आ गया, बाकी जो रिसीव हुआ है 15 वो फिर किस में से होगा, इस साल वाली इनकम में से कुछ इस साल भी रिसीव हो जाता है, तो 55 में से 15 इस साल में रिसीव होगा, तो बाकी 40 क्या है रिसीवेबल। इस सारी बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ हमने यहां पर ये जो टोटे किए हुए हैं ये इसी 55 के ही नहीं किए हुए, और सॉरी इसके 45 के ही नहीं किए हुए। देखो ना जरा, इस 45 में से इस पूरे 55 में से समझ लें 45 पर तो क्या लग चुका, 45 पर तो 20% लग गया। इस 45 को लेकर आओ इधर रिकंसिलिएशन में, यहां पे आके लिखोगे लेस वाला साइन, कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना कितना 45, और ये रिसीव हुआ था ना, इसको यहां से बेटा हटा क्यों दिया है पता है आपको, सेपरेट रेट है ना, लेकिन है तो रिसीव्ड अमाउंट ना, टैक्स इसी पे लगना था, 30% इसलिए नहीं लगने दिया क्योंकि वो सेपरेट रेट वाला था, लेकिन रिसीट की अमाउंट ही है ना, ये कैश है, तो ये 45 जो है इस पर लगना चाहिए था 20% लग गया, 30% तो 10% इस पे ज़्यादा लगा हुआ है। बताओ जी क्या आंसर आता है 4.5। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, आपकी रेकन्सिलिएशन से ऊपर जो कहानी पड़ी होती है वो करंट टैक्स और डेफर टैक्स दोनों की होती है ना, तो करंट टैक्स का फ़र्क तो आपने ये निकाल दिया, डेफर टैक्स में भी तो ये क्लोजिंग मनूस गया पड़ा है, ये डिफरेंट रेट वाला गया पड़ा है नहीं गया पड़ा, और बोलो तो ये रेकन्साइलिंग आइटम एक और भी आएगा, ये दोनों सवाल के अंदर आए थे। अब ये कमीशन ऊपर वाला रिसीव्ड है, जी 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 बोलो, कमीशन नहीं है, अच्छा सॉरी इंटरेस्ट, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसीलिए शक्लें बनी हुई थी। इंटरेस्ट रिसीव्ड कोई नहीं, मैं भी सवेर दा क्लास ही जगह कोई नहीं, इंसान भुल जाता। और इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल कितना है ये 40, इस 40 बदतमीज़ के ऊपर रेट लगना चाहिए था 20%, लग गया 30%, अब ये भी 10% ज़्यादा, जी बोलो 4। अब देखें आप घर पे करेंगे कोई मसला किस तरह से इसको टैकल करना है ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे एंड पे क्या मामला क्या बना है, ठीक है, कि आप यहाँ पर रिसीवेबल 40 कह रहे हैं और यहाँ पे कैश 45 कह रहे हैं, तो मसला तो इन्हीं दोनों का ही है ना। अब हमारा जो मुश्किल तरीन सवाल था ना, जो मैंने रिटर्न में दिखाता हूँ सवाल, मुझे लगता है आप भूल रहे हैं, मैंने जो सवाल कराया था उसमें तो अखीर हो गई थी, ओ यार एक बड़ा मसला है, वो सवाल तो हमने किया था बोर्ड पे ना, इधर ही किया होता, सवाल ये था वैसे इधर ही किया होता। तो देखो इसमें रेकन्सिलिएशन के अंदर इनकम वाले पीएनएल रिसीट वाले करंट टैक्स वाले मसले में 20% का फ़र्क था और डेफर टैक्स वाले में 18 था, ये सबसे मुश्किल केस था, इस सवाल में तो आसान है, ठीक है। बहरहाल दोनों ही चीज़ें रेकन्सिलिएशन में आती हैं। ज़्यादा अच्छी तस्वीर थी वो, काश कि मैंने यहाँ पर वो तस्वीर, मैं यार वो तस्वीर किसी वक्त खींच के ना यहीं पे लगा दूंगा ताकि जब भी रेफ़र करें ना ये मसला भी हमें ना आए। अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेके चलेंगे, हमारा ये मौजूद है। अच्छा अब ये सही है जी, ये एडजस्टमेंट डन है, बहुत प्यारी एडजस्टमेंट, शुक्र है कर ली, टाइम ज़ाया नहीं हुआ। एडजस्टमेंट 4 वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट, इसने हमें रिवाइज कराई कुछ बातें, लेकिन आपको कोई मसला तो नहीं हुआ ना। एक्रूअल आया, लेजर बनाया, लेजर बनाया, अगली बात टैक्स वाले एक्रूअल पे हैं कैश पे, कैश पे, अगर कैश पे हैं तो पीएनएल को उल्टा दो, कितने उल्टाया है, पीएनएल को उल्टा दो, 55 उल्टा दिया, इनकम को उल्टा दिया, कैश रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन साथ ही ख्याल है ओह ये तो 20% पे होना था, तो यहाँ से काट के
कुछ बच्चों ने कहा तो सर फिर प्लस कर लें, कुछ ऐसे कर लें, कुछ ऐसे किसी ने कहा था। मैंने कहा था तुम ऐसे कर लेना, मैं तो इतनी चीज़ें नहीं याद रख सकता, मुझे बस इतना ही याद है एक्रूवल के अंदर अगर वो कैश बेसिस पे है तो मैंने पीएनएल को उठाना है और कैश को रिकॉर्ड करना है, फिर रिकॉर्ड करके मैंने कहना ओहो पर्चे में, वो साथ वाले कहेंगे ये क्या हुआ इसको, ओहो सेपरेट रेट था तो सेपरेट रेट जो है वो लगा देंगे। डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी, अब डिफरेंस है। अब ये भी फर्क की और ये भी फर्क की, तो ये दोनों फर्कियां इधर रेकंसिलिएशन में आ जाएंगी। डन, ये रिवाइज हुआ, कुछ अच्छा रहा। मैं तो सोच रहा हूं ऐसी क्लास रोज एक हो जानी चाहिए, कसम से मजा आ रहा है जी। अच्छा चलो ठीक है, वो मैं फिर देख के बताऊंगा कि ये क्या हुआ, उन्होंने इस पे क्यों लिया। ठीक है, अच्छा जी बेटा, फिलहाल आप सवाल पूरा कीजिएगा ना, ठीक है, पूरा सवाल कीजिएगा। पता नहीं है किसी और की बात ना हो रही है, कोई और तरीका ना हो सकता है एंड पे जाके आपका आंसर मैच कर जाए, नहीं तो फिर कल मैं रुजू कर लूँगा। चलें आगे, देख लो फिर, सही है, आराम से देख लो। देखो बेटा, आप पहले सवाल पूरा कर लो, फिर मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। हाँ, तो आप सारा सवाल पूरा कर लो, ओके। अच्छा जी, चलें आगे। मैं फिर सोल्यूशन देख के बताऊंगा ना कि वहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन देख लेना आप, ठीक है। पूरा कर लो, हो सकता है गलत हो तो कल सही करा दूंगा, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस में पेमेंट पड़ी है डोनेशन की, ये भी एक अच्छी एडजस्टमेंट है। डिफरेंट एडजस्टमेंट थी, यहाँ पर आई है, शायद और कहीं नहीं आई। क्या मतलब? कहता है एक्सपेंसेस में डोनेशन 50 मिलियन का पड़ा है, ये बाद में देखते हैं। डोनेशन अलाउएबल है इन टैक्स बाय, ओ क्या मतलब, इतना पसंद है गवर्नमेंट को, खास को डोनेशन होगा जिधर उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा है आप 100 रुपया किसी को डोनेशन दोगे, हम आपको 200 रुपया अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन, हम आपको 200 रुपया अलाउ करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 5 चल पड़ी है जी। क्या यार, वैसे इस चीज़ पे तुमने मुझे भी अड़ा दिया है। नहीं, मैं पहले वो पुरानी एडजस्टमेंट पे, उसको छोड़ो, वो तो कर ही लेते हैं। नहीं ठीक तो है, ठीक तो है। ये 40 की बजाय शायद आप कह रहे हैं उन्होंने 30 लिया हुआ है, उन्होंने शायद ये लिया हुआ है, मतलब यही डिफरेंस बनता है ना। चलें छोड़े, मैं इसको कल ही देखूंगा यार, चलने दें मुझे आगे। अच्छा जी, अब सोचें जी, क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, क्या फ़ायदा होने वाला है आपको। इस पीरियड में आपने एक डोनेशन दिया है जो पीबीटी तक आते आते आपने माइनस किया, कितना भला, 50 रुपये। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, एक 50 और। इसकी बात की समझ आई है? उन्होंने कहा है कि ये 200% दुगना अलाउड है। भाई डोनेशन हमारा एक्सपेंस ही होता है, हमने डोनेशन एक्सपेंस को पढ़ लो ज़रा ध्यान से, तसल्ली से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, पढ़ो ज़रा इसको। एक्सपेंसेस इंक्लूड ने क्या बताया, हमने एक्सपेंस बुक किया हुआ कितना, 50 मिलियन, ठीक है। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, इसको अलाउ करेंगे 200% ऑफ एक्चुअल अमाउंट, अगले साल नहीं, इसी साल, तो टेंशन ही कोई नहीं। इसका मतलब शायद इसको तो कुछ भी नहीं करना था, क्या करना था, कुछ इसको कुछ करना था जी, कुछ नहीं करना था। लेकिन एक बात है थोड़ी सी, वो बात कुछ ऐसी है कि अब मैं आपको क्या बताऊं, ये जो इन्होंने अलाउ किया है एज अ डिडक्शन, इसको कभी ये टैक्स भी लेंगे, रिवर्स भी करेंगे, लाइक परमानेंट डिफरेंस टाइप चीज़ नहीं बन रही है। ये नहीं समझ आती ये बात फंस रही है ना। चलो सुकून से पहले इस 50 को ज़रा देख लेते हैं, पहले ज़रा सुकून से ये 50 का कुछ कर लें।
वो कहता है हमारे एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंस 50 रुपये का शामिल्ड है, वो डोनेशन की पेमेंट थी, यानी पीबीटी तक आते आते ये 50 आपने माइनस कर दिया हुआ है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब वो कहता है ये कुछ ना मुश्किल सवाल हैं ये एक दो, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा टाइम स्कूल से गपशप लगा के कर रहे हैं। डिस्कस होगा आराम से, चाहे पूरा लेक्चर लग जाए, फिर आप करेंगे उसको, चाहे एक भी हो वैसे। अच्छा मैंने तो तीन तैयार किए थे, लेकिन अच्छा सुने 1270 रुपये, अगले बहुत आसान थे, कोई बात नहीं, वो तो चलते चलते भी हो जाएंगे। 1270 तक आते आते 50 रुपये एक्सपेंस हमने बुक किया हुआ है। अब अगर टैक्स वाले सिर्फ ये लिख देते ना कि दिस इज़ एन अलाउएबल एक्सपेंस, तो हम कुछ भी ना करते। क्यों? हमने भी प्रॉफिट की फिगर तक आते आते 50 माइनस किया हुआ है, टैक्स वालों ने भी 50 माइनस किया हुआ है। अब टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, हम इसको दुगना अलाउ करेंगे। तो जब दुगना अलाउ करेंगे तो मतलब एक दफ़ा तो हमने भी माइनस किया हुआ था, एक दफ़ा और माइनस करवाएंगे। तो ये जनाब आ गई आपकी डोनेशन पेमेंट, पेड है ना, और बोलो डोनेशन पेड, लेकिन चूंकि ये 100% था इसलिए ये काम आपको करना पड़ा। अब अगली बात, ये परमानेंट डिफरेंस नहीं लग रहा आपको? ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, जैसे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। जैसे मैं समझाता हूँ, एक इनकम आपने आज रिसीव की और वो कह रहे हैं इस पे हमने कभी भी टैक्स नहीं लेना। ऐसे ही ये डिडक्शन आपने अलाउ की हुई है, जो हमने इसको रिवर्स करना है, कभी अलाउ नहीं करना। ये दो चीज़ें तो आपने देखी हुई थी, लेकिन आज क्या मामला हो गया है, एक डिडक्शन उन्होंने अलाउ की है जो कि कभी भी कल को जाके फ्यूचर में रिवर्स नहीं होनी है। तो ये भी तो एक परमानेंट डिफरेंस ही बन जाता है। पता नहीं अब क्यों नहीं आपको समझ आ रही, कोई बात नहीं, खैर घर पे भी ट्राई करनी है, ऐसा मसला नहीं है। अब इस 50 को, 50 ही है ना, बोलो, इस 50 को साइन वही यूज़ करके आप यहाँ पे लिखोगे डोनेशन पेड। ये डोनेशन पेड पर असल में आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक मिनट ज़रा मुझे लिख लेने दो। डोनेशन पेड कितना है जी, इस पर क्या है, अब ये कितना है, ये आपको आसानी से जुगाड़ है मेरे पास, एक मैं उससे समझाता हूँ। पहले ये बताओ 15, ये माइनस। अब इधर देखो, आपने यहाँ पर जो प्रॉफिट लिया होगा वो कितना होगा, 18 कितना 1200, इस 1270 में क्या पड़ा है, 50 पड़ा है, ठीक है। जब आपने इस 1270 पे 30 लगाया तो उस 50 पे तो 30 लग गया, लेकिन जो 50 आपने अभी अभी ये वाला माइनस किया है, क्या इस पे फ्यूचर में कभी जाकर लग जाएगा कि डेफर टैक्स कह के इसको बुक करा लें? ये तो परमानेंट डिफरेंस है। ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आज टैक्स वालों ने अलाउ कर दिया और कल को जो है वो इसको रिवर्स कराएंगे, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। डेफर टैक्स तो यही होता है, आज उन्होंने एक्सपेंस दिया कल को टैक्स ले लेंगे, आज उन्होंने टैक्स जो है वो ले लिया तो कल को अलाउ कर देंगे, यही चल रहा होता है ना। तो इस 50 को उन्होंने अलाउ कर दिया था डिडक्शन। मसला यह है कि हमारे पीबीटी की कहानी तो 1270 से शुरू हो रही है, जिसमें सिर्फ एक 50 माइनस होकर फिगर आई थी। अब हमने जब इस 1270 पे 30% लगाया तो इस 50 पे तो वो सेविंग नहीं मिली हुई, वो सेविंग तो बाद में माइनस करके टैक्सेबल। अब ये टैक्स, करंट टैक्स जो यहां से निकलना है वो यहां से निकलकर इधर जाके बैठना है। एक तो ये बदतमीज ऊपर आ जाता है बार बार, इसको जरा साइड पे ना ले जाए कहीं दूर अलग से, है ना, इधर सेट करते हैं हम। यहाँ पे बेटा जी जो फिगर आई होती है वो दो चीज़ों से मिलकर आती है। सीटी प्रायर तो नहीं सवाल मेरा, चाती मार के देख लो, ओदी कसर रहती वैसे, सीटीई डीटी, चलो आएगा तो देखेंगे। अब इधर देखो, ये जो सीटीई की फिगर आती है ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आएगी और इस टोटल में पड़ी होगी। अब आपने इस फिगर को इस फिगर के साथ मैच करना है, तो ये डिफरेंस हमेशा के लिए है। क्या मतलब, आपने 1270 पे 30% लगा के जो टैक्स निकाला है उसमें से एक 50 माइनस हुआ था, टैक्स वालों ने एक 50 और माइनस करवाया है। तो इस फिगर तक आते आते 250 माइनस हो चुके हैं, इस फिगर तक आते आते 150 माइनस है, तो 150 और माइनस करवाया है। ये परमानेंट डिफरेंस है। बहरहाल ये एक ऐसी एडजस्टमेंट थी जो एक्सपेक्टेड नहीं होती, किसी को समझ आ जाती है पर्चे में, किसी को नहीं आती, ठीक है। ये बहरहाल ऐसी एडजस्टमेंट होती है। बाकियों के बारे में मैं नहीं कह रहा, बाकी सब आपको आते हैं, वो सब आपकी रूटीन की एडजस्टमेंट्स हैं जो बार बार देखी होती हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट जो है इस जैसी एक और भी है, शायद वो उलट तरीके से है, देखेंगे इंशाल्लाह। तो वन ऑफ एडजस्टमेंट्स कोई मसला नहीं है, आ जाती होती हैं।
आपको पर्चे में समझ आ जाए रोजी, ना समझ आया तो रोजा, कोई मसला नहीं। बाकी देखो ना सवाल के नंबर कितने ज्यादा सारे, सवाल के नंबर कितने ज्यादा सारे हैं, कितने ज्यादा सारे हैं, 17। 17 में से कितने कट जाएंगे अगर ये एडजस्टमेंट है? भाई 50 तो आपने ले ही लिया होना है, सबने खुद ही बताया था, तो फिर क्या 0.5 रह जाएगा यार, एक रेकनसाइलिंग आइटम नहीं। और क्या आपकी जो गलती होनी है उसके 17 में से 16.5 नंबर है और बाकी सारे सवाल का आधा नंबर होगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए आपकी, ये अगर है तो बड़ी गड़बड़ है। ओके, बहरहाल इसको समझ लीजिए। ये जनाब एडजस्टमेंट नंबर 4 थी हमारी, 5 थी, एडजस्टमेंट 5। ठीक है, ये सवाल ऐसे ही है, ये इससे ज्यादा, इससे कम टाइम में बोर्ड पे हो सकता था, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं चाहता हूं कि घर पे जाके आप ये सवाल पूरे का पूरा करें, ज्यादा मजा आएगा। चलें आगे, नेक्स्ट मुकाइए फिर। ओके, एल रिकॉर्डेड एन एक्सपेंस ऑफ 35 मिलियन टू ब्रिंग एन इन्वेंट्री आइटम। ओ, ये तो वही जगह है जहां से हम गुजरे थे, है ना, ये तो वही जगह है। हमने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड किया है, छोटी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, ऐसे नहीं कराई थी हमने। एनआरवी लॉस कितना रिकॉर्ड किया है? 35 मिलियन का। शुक्र है पिछले साल कोई नहीं था, वैसे पिछला साल ऐसे ही परेशान करने के लिए दिया हुआ है, करंट टैक्स में तो इसका कोई मसला नहीं है। तो हमने 35 मिलियन का एक्सपेंस इस साल में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इसमें मसला होना था, ये इन्वेंट्री में कम होना था तो ओपनिंग में भी गड़बड़ होनी थी। खैर चलें छोड़े, फिलहाल तो नहीं है ना। इस साल हमने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड किया, पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं, टैक्स वाले इसको मानते नहीं है, पता नहीं आगे बताया ना बताया, पक्का रूल है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, खैर वो कहता है दिस एडजस्टमेंट इज, बता ही देता होता है वैसे बाय द वे, ठीक है, नॉट अलाउएबल फॉर टैक्स पर्पसेस। अब दिमाग में दौड़ाओ बात, क्या क्या कहा था हमने? 35 हमने पीएनएल तक किथे गया, हमने पीबीटी तक आते आते क्या किया होता है? माइनस। कहते हैं चलो रिवर्स करो, ऐड हो गया। फिर हमारी इन्वेंट्री 35 रुपए से कम हुई होती है, टैक्स वालों की ज्यादा होती है। भूल रहे हो ना? वैसे ज़बानी बता दूं, 35 तो हो गया ना, ऐड डेफर टैक्स में। अब इन्वेंट्री की फिगर नहीं पता तो सिफर से काम चलाओ, कौन सी इन्वेंट्री ज्यादा होगी? टैक्स कितनी? तो 35 तो लिखो, इधर 0 लिख लो। अब रिवाइज करते हैं, सफा याद है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का जो था? पठानों की छुट्टियों को ना, अब मैं कुछ सोच रहा हूं कि कोई शदीद स्टेप्स लेके ना उल्टा लटकाना शुरू करूं इनको, उल्टा। ये देखो, ये तो हमने 3 का लॉस रिकॉर्ड किया है, टैक्स वाले कहते हैं ये कोई लॉस नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या सिखाया था? इसका ट्रीटमेंट कहाँ है? इधर तो नहीं, हाँ, रिवर्स करो इस 3 को। हमारे हिसाब से इन्वेंट्री 103 की, हम कह रहे हैं 100 की है। अब मसला क्या है, हमारे सवाल में 100 नहीं था, सिर्फ 3 की फिगर थी। मैंने ये खेलना सिखाया हुआ आपको, CWIP के अंदर भी, IDC के अंदर भी, ये भी वैसे ही है। 3 की फिगर मिल जाए सिर्फ, तो हम क्या कह सकते हैं? एनआरवी लॉस 3 का है, करंट टैक्स में उल्टा दो। और डेफर टैक्स में हमारी इन्वेंट्री में वो 3 नहीं है, टैक्स में है। अब अज्यूम कर लो 100 रुपया, तो आप 103 और 100 भी कर सकते हो, बट मैंने अजम्पशन से मना किया हुआ है, काम तो फिर भी आपको हो जाना है। इसको 3, इसको 0 करो, सही है? कुछ याद आया? ओके, नाउ 35 मिलियन है जी, 35 मिलियन ऐड बैक करो, जगह घट गई जे। ओ यार, ये अब मसला चलना है। कौन से पेज पे थे यार हम? ਇੱਥੇ ही रोड़ा पिया होया, इनू समान सारे थले ले आओ, समान वधी जा रहे हैं। सवाल ही बहुत ज़बरदस्त है, वन ऑफ ज़बरदस्त सवाल्स। हाँ ठीक तो गया था मैं, मुझे करंट टैक्स में थोड़ी सी थां चाहिए थी। चलो जी, अच्छा जी, आप बताओ मुझे क्या फरमाते हैं आप इस बारे में? क्या लगता है आपको, ये टैक्स वाले इसको नहीं मानते तो हमने तो ये लॉस बुक किया होता है, हमारा तो IS 2 जो कहता है कि एनआरवी लॉस बुक कर लो, ठीक है। ये तो प्रूडेंस की बात मानी थी हमने, उन्होंने कहा कोई प्रूडेंस नहीं, चलो इसको रिवर्स करो, ठीक है, तो करो रिवर्स जी। अब फिर टैक्स वालों को टैक्स देना उस हिसाब से। ये तो 35, ये क्या है जी? एनआरवी लॉस, लेस कर दें, ऐड कर दें,
ऐड NRV, लेस तो किया हुआ है ना, NRV लॉस, ठीक है जी। और बैलेंस इसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में मामलात कुछ और हैं। इसके अंदर क्या चलेगा जी, ये 2020 में मसला आया है, तो फिर 2020 से तो खुली जगह पड़ी सी जी। तो 2020 के अंदर इन्वेंट्री में फ़र्क क्या होगा, हम कह रहे हैं कि जी कोई नहीं है, ये 35 को कह रहे हैं नहीं ये इन्वेंट्री है 35, तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड डिफरेंस तो ले सकते हो ना। हाँ जी, रिपीट हुई ट्रांजैक्शन, रिपीट हुई ट्रांजैक्शन नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, वो सिर्फ यही थी, वरना थोड़ी सी हिम्मत कोशिश करके ये सारी एडजस्टमेंट्स डूएबल हैं। आधे से ज़्यादा नंबर ये सवाल आपको देगा, ये अब डिस्कशन हो गई तो ये अनफॉर्चुनेटली होगी, पहले होमवर्क देना चाहिए था। खैर चलें, ये करवाई होती ना तो दे देना था मैंने। अच्छा जी, अब 6 इज ओवर, नाउ 7 जिसका इंतज़ार था असल में मुझे। यहां तक आपको मसला तो नहीं है, ये मुश्किल सवालों में से एक सवाल है, ठीक है। बाकी सवाल आपने खुद देखे हैं, तो भाई जिस सवाल जिस टाइम में ये मुश्किल होगा इसमें भी आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं, बाकी सवाल आसान भी होते हैं। फिर सवाल पेपर मिक्सचर होता है, आपको तो अब पता ही है, माशाल्लाह तजर्बाकार लोग हैं आप हैं। चलो जी, ज़रा पढ़ो जी इस एडजस्टमेंट को, ताज़ा ताज़ा टमाटो है ये तो, पढ़ो जी पढ़ो। LL अच्छा जी, ज़रा खुली डुली जगह पे करें ताकि ना मैं दूसरी एग्जांपल भी आपको साथ ही फड़का दूंगा, मैं आपको फड़का दूंगा। चलो हाँ जी, एडजस्टमेंट नंबर, आप तो वर्किंग नंबर लिख रहे होंगे ना, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा, 7। लेजर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई जी, आपको ये नज़र आ चुका है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए तो मेरे पास एक ही असूल है कि उसका लेजर बनाएंगे, जौन सा भी है, FVTPL है, FVTOCI है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो बस लेजर है, लेजर है और हम हैं। क्या कहता है, कहता है LL एक्वायर्ड ओनली 5% इक्विटी इन पामोलिव लिमिटेड। जब आप बड़े हो जाते हैं ना, एंड पे पहुंच जाते हैं FAR2 के, तो इसको बताना ज़रूरी होता है कि कितने शेयर्स हैं। देखो, या ऐसे दोनों शेयर्स देगा टोटल भी, और ताकि आपको पता हो कि कौन से वाली रेंज की अकाउंटिंग करनी है। 20% से कम है तो IFRS 9, 20% से ऊपर और 50 से कम है तो IAS 28, 50 से ऊपर है तो IFRS 3 और 10। तो ये कौन सी है जो कल शुरू की है पढ़नी, ठीक है। मोबाइल देख लो जल्दी से, फिर इधर देखें। हाँ अच्छा, मोबाइल नहीं है, अच्छा। तो 5% इक्विटी अगर है तो IFRS 9 लगेगा, ठीक है। IFRS 9 जो है इक्विटी शेयर्स किसी के खरीदे हैं तो उसमें 2 ही मॉडल देता है, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं ना अब हम, ठीक है, FVTPL और FVTOCI। डन जी, FVTOCI। अब मामला कुछ ऐसे है जी कि 425 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर किया 5%, ठीक है जी। LL ने इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई किया है थ्रू OCI, तो ठीक है। मेरी वर्किंग बहुत दूर चली गई यार, इसको नज़दीक ना ले आऊँ इधर मेरी एडजस्टमेंट के साथ ही, वरना तो मैं घूम के ही थक जाऊँगा। वैसे कैसा लगा ये सवाल, मज़े का सवाल है ना, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, मज़े का है बस, ठीक है, अच्छा है बस, ठीक है। आप लोगों का लेवल एंड तक पहुँचते पहुँचते ये थोड़ा ही रहना है कि आप ऐसे सवालों से परेशान होंगे। अभी तो बचपन है, अभी तो 55 में पहुँचेंगे आप, अभी से आप माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं, ऐसी बात नहीं है जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी, 400। कहीं पे कोई गिवन है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर गिवन होती अलग होती तो ऐड करते, पड़ी होती तो पड़ा रहने देते, क्योंकि FVTOCI है, बस यही बातें ध्यान में रखनी, ठीक है। हाँ जी बोलो कितना जी, 425। अब हाय कहता है एट 31 दिसंबर 20 LL रिकॉर्डेड 65 मिलियन एज गेन फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू। गेन है तो कितना, 65 इस तरफ आएगा। अब FVTOCI वाला है तो इसने
फेयर वैल्यू रिजर्व जो कि OCI जो कि गेन है, इधर आना है, इधर रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है करंट टैक्स की वर्किंग में OCI से, इसलिए करंट टैक्स में तो इसका कोई असर ना पड़ा, ठीक है। लेकिन इसकी एंट्री क्या होनी है वो मैं बाद में पूछता हूँ आपसे। कैरी डाउन बैलेंसिंग निकलेगा, वो कितना आता है? 490। अब मुझे बताओ इस 65 की ट्रीटमेंट करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करें? कुछ नहीं। करंट टैक्स में PBT में कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि रिवर्स करें? टैक्स वाले इसको मानते नहीं है, लिखा हुआ है कहीं? हाँ लिखा हुआ है, एज पर टैक्स लॉस गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल। एक्चुअली जिस दिन सेल होगी तो उस दिन मानते हैं। तो इसका मतलब कोई गेन रिकॉर्डेड है तो उल्टाओ। अब हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ही यहाँ पे PBT है, तो यहाँ पर तो हमने कोई गेन रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसलिए कुछ उल्टाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कैरिंग अमाउंट है कितनी? 490, और हम तो 490 पे हैं, वो अभी तक वहीं पे बैठे हैं। यहाँ से डिफरेंस रेट टैक्स निकल आएगा, लेकिन अभी एक चीज़ इसमें रहती है, वो क्या है? कितने गया? इस 65 की एंट्री करवाओ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट। हाँ जी, DTL क्रेडिट 65 का 30% है, कितना आता है? 19.5, और सरप्लस इन OCI क्रेडिट 45 जी बेटा। वो चलो बात तो वही लिख दी थी मैंने, फेयर वैल्यू, मतलब अच्छा हो गया, आपको समझ भी आ गई, बिल्कुल वैसा ही है। अब ये 19.5 की हिट आपकी उधर जाके लगनी है जहां पे आपने सोचा भी ना होगा, जहां पे पहले भी लगा करती थी। DTL/A का लेजर एंड पे आप बना रहे होंगे जब, तो उसमें ये भूलना मत, DTL क्रेडिट 19.5 से, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट सिखा चुका था पहले आपको, ठीक है। ओके, डने और डने, ठीक है। ये तो खत्म भी हो गया सवाल, ये तो मैंगो जूस साबित हुआ, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, टाइम भी खत्म हो गया जी। तो अब इसको आपने आज लाजमी होमवर्क में करना है, ठीक है। 14 में कोई मसला अब है कोई? तो ये भी आप 14 भी आपका होमवर्क है, अगर कोई मसला होगा तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 15 है। 15 में आप ये देखें, SL एक्वायर्ड शेयर्स इन फनी लिमिटेड फॉर 70, इन्वेस्टमेंट इन FL सब्सिक्वेंटली मैयर। ओ दूसरा भी आ गया। अब करंट टैक्स में गड़बड़ होगी, डेफर्ड टैक्स में तो होती है, लेकिन मुश्किल वाला काम नहीं होगा। पर मुसीबत एक और उसने डाल दी अंदर, टैक्स लॉस कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 15% एट द टाइम ऑफ सेल वाइल डिविडेंड रिसीव्ड इज टैक्सेबल एट। जबरदस्त एडजस्टमेंट है, प्यारी एडजस्टमेंट, ठीक है जी। अब ये आपने करना है, सवाल को ट्राई करना है, पहले ही होमवर्क दे दिया था ना। अब इस एडजस्टमेंट को भी शामिल कर लें तो आपका संडे खूब मसरूफ होने वाला है। 14, 13 तो अब आपको बस ऐसी कार्रवाई पूरी करनी है ना, और बस टाइम खत्म हो गया, मैं बस कर रहा हूँ। कोई पॉइंट अगर छोटा सा हुआ तो बता दूंगा, ठीक है। तो 13, 14, 15 में अब कोई मसला छोड़ना नहीं है। 16 को भी छोड़ दें, इसके अंदर ये एडजस्टमेंट मैंने करवानी है, वैसे ये एडजस्टमेंट अब आप कर सकते हैं। यानी देखें, आप एक टॉपिक आपने पढ़ा है अभी, एक्वायर्ड 5% इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और कहता है फेयर वैल्यू इज टेकन टू OCI। अब वो कहता है 8 मिलियन कितना 75 का खरीदा था, और रिकॉर्डेड फिर गेन। ये तो 100% सेम होगी एडजस्टमेंट, ये तो बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो अभी बेशक आप ट्राई कर लें इसको भी। ये संडे में 3 सवाल काफी होंगे। कौन कौन से? 13, चारों ही कर लो, बल्कि 13, 14 मैंने ये सारे डिस्कस करने हैं, लेकिन 1 बाय 1 करता जाऊंगा। अब 13 हो गया, इसको मैं दोबारा नहीं करना। 14, 15 और 16, ठीक है। ये सब के सब इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। ये देखो, DTL एक्वायर्ड 85 मिलियन, सब्सिक्वेंटली मेजर थ्रू P&L। अब इसके बारे में सिर्फ मसला ये है कि डिस्कस करना है, तो ये सवाल में भी मसला होना नहीं चाहिए। इसमें अब क्या मसला है? 5 मिनट में से 4 मिनट आपको दे सकता हूं, वुजू मेरा है इसलिए। बोलो। पहली एडजस्टमेंट, UL हैज ओनली 1 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो ही मसला है ना।
ये जी फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 नंबर अमाउंटेड टू 610, माफ़ी नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इनके पास 2022 में एक इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है 450 की, तो ये कॉस्ट ही है ना इसकी, 610 पे पहुंच गई एंड पे, तो ये कितना गेन आता है? वो फॉलो करते हैं कॉस्ट मॉडल, कोई गेन नहीं है, छोड़ो छोड़ो। अब 420 क्यों लिया हुआ है? क्योंकि उन्होंने डेप्रिशिएट किया होगा। देखो भाई, थोड़ी सी कैश फ्लो भी याद करो। अच्छा, ये काम तो आपको बचपन से आते हैं, ओपनिंग में तो कुछ नहीं था ना, और क्लोजिंग में मैं पहले ले गया था ये फेयर वैल्यू, ये एडिशन हुआ है, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट कितना 450, गलती नहीं है। वो कहता है एफएल फॉलो करता है कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल में तो डेप्शन हुआ करती थी, अब उसने कहीं पे डेप्रिसिएशन रेट वेट कुछ भी नहीं दिया, कैरी डाउन कहता है 420 है, ओपनिंग ये था, क्लोजिंग ये है, तो फिर बाकी 30 क्या होगा? सिंपल। अब टैक्स वाले क्या कहते हैं? अंडर टैक्स लॉस कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल व्हाइल डेप्शन इज नॉट अलाउड। रिवर्स करो, क्या 610 हमने कहीं लिया? बैलेंस शीट में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमने तो 420 पे एसेट को रखा, हमने गेन लॉस रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसको तो सिर्फ इग्नोर करना है। बहरहाल 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 ये सारे सवाल जो है ना, सारे सवाल अब आपके कोर्ट में हैं, रोज़ एक करें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं इस 13 को कर चुका हूँ, मैंने कल इसको पकड़ना है, एक दो एडजस्टमेंट्स अब ये डेली होंगी, एक्स्ट्रा क्लास का वेट नहीं करेंगे, ताकि IFRS 9 के साथ ही ये क्लास शुरू होते ही कोशिश करेंगे 40 पे शुरू हो, 10-15 मिनट पे एक एडजस्टमेंट हर सवाल की, ये ऐसे चलती जाएगी। आपने सारे सवाल करने अपनी कन्वीनियंस पे, आज जितने कर सकें वीकेंड कर लीजिएगा, उतना बोझ उतर जाएगा, ठीक है? ये सारे सवाल आपने करने हैं, मैंने सारे डिस्कस करने हैं, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं इंशाल्लाह। पिछले जो रह गए उनमें देखूंगा कौन सा करना है, ये लाजमी वाले हैं, ठीक है? ज़बरदस्त सवाल है। तो ज़िंदगी रही तो परसों होगी मुलाकात इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स के साथ, ठीक है जी? ये तस्वीर बच्चे कह रहे हैं, पता नहीं किधर गई हो, ये वाली, इसमें कुछ नज़र आ रहा है? कमाल है अगर नज़र आ रहा है तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।